जय हिंद साथियों, जैसा कि आज है 11 जुलाई। आज 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम उन सभी को कवर अप करेंगे और उनसे जुड़े जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उन सभी को भी कवर अप करेंगे, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदर स्टेट की जो भी पीएससी या पीसीएस होती हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि स्टेट एग्जाम्स, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स का ऐसा पोर्शन होता है जो हर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कि एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो यह कहाँ पर स्थित है? जैसा कि यह क्वेश्चन 2 दिन पहले भी ले लिया गया था, लेकिन आज आपको इसके बारे में और विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है रीवा, मध्य प्रदेश। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को रीवा स्थित है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। जैसा कि यह सोलर पार्क 500 हेक्टेयर ज़मीन पर बना है। इसमें 250 मेगावाट क्षमता वाले 3 सौर उत्पादन यूनिट, तो आपको याद रखना है कि कितने मेगावाट की बात चल रही है, तो 250 मेगावाट के 3 सौर मेगा उत्पादन यूनिट हैं, जिसका टोटल उत्पादन कितना होगा? तो टोटल यूनिट से जो उत्पादन होगा वो 750 होगा। और यह प्रोजेक्ट हर साल करीब 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करने का कार्य करेगा। यह दिल्ली मेट्रो को अपने कुल उत्पादन का 24% बिजली प्रदान करेगा। आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो रीवा में स्थित सोलर प्लांट है, इसका 24% हिस्सा किस राज्य को प्रदान किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली, जबकि शेष 76% हिस्सा जो भी बिजली वितरण कंपनियां हैं डिस्कॉम को प्रदान करेंगी। वर्ष 2018 से ही यहाँ बिजली का उत्पादन शुरू हो गया था और वर्ष 2020 जनवरी 2020 से सोलर पावर प्लांट ने अपनी पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन का कार्य शुरू भी कर दिया था। अब इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन सी प्रमुख बातें कही हैं उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। उन्होंने अपने भाषण में प्रमुख तौर पर यह कहा है कि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि सूर्य सदा सर्वदा चमकता रहता है, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। प्योर इसलिए क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित करने की बजाय यह सुरक्षित रहेगा। और सिक्योर इसलिए क्योंकि यह हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को सुरक्षित प्रदान करता है, यह सुरक्षित करता है, इसलिए ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है, यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, WHO ने भारत के किन पड़ोसी देशों को खसरा अर्थात मीजल्स और रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, श्रीलंका और मालदीव। WHO ने 8 जुलाई को बताया कि इन दोनों देशों ने तय लक्ष्य 2023 से पहले ही खसरा और रूबेला को समाप्त कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि WHO के मुताबिक जो हाल ही में जारी आंकड़े किए गए हैं उसके दौरान इन्होंने अपने लक्ष्य को 2023 तक पूरा करने का रखा गया था, लेकिन समय से पहले ही पूरा कर लिया है। और ये दोनों देश ऐसे पहले देश बन गए हैं जो खसरा और रूबेला फ्री देश हैं। तो आपको याद रखना है कि खसरा और रूबेला फ्री देश कौन से हैं? 2 मात्र, तो वो सिर्फ श्रीलंका और मालदीव हैं। ये दोनों ऐसे देश बन गए हैं कौन से कि खसरा और रूबेला से मुक्त हो गए। इसके अलावा WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक कौन है? तो आपको यह भी याद रखना है, पूनम खेत्रवाल। कहा कि जब देश में 3 साल से अधिक समय तक संक्रमण फैलने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं या नहीं होते हैं तो उसे उस बीमारी से मुक्त माना जाता है। और मालदीव में 2009 में, कब? मालदीव में वर्ष 2009 में खसरा और अक्टूबर 2015 में रूबेला का आखिरी केस मिला था। वहीं श्रीलंका में मई 2016 में खसरा और मार्च 2017 में रूबेला का आखिरी केस मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके अलावा WHO के 10 दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों के साथ मिलकर भारत ने 2020 तक खसरा को खत्म करने पर लक्ष्य रखा है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 5 जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे यह पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में 5 जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मणिपुर। जैसा कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री, आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एन बीरेन सिंह ने 5 जल की पूर्णतः आपूर्ति के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।
ताकि वहाँ पर लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध हो सके। हम यहीं पर मणिपुर से जुड़े और भी जितने फैक्ट हो सकते हैं उन सभी को भी कवर अप कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर की सीमा किस दूसरे देश के साथ लगती है? तो इसकी राजधानी मणिपुर से म्यांमार आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की भाषा कौन सी है? तो यहाँ की राजभाषा है मणिपुरी। और यह राष्ट्रीय भाषा का दर्जा इसे कब प्राप्त किया गया था, यह प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है कि वर्ष 1992 में 8वीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। यहाँ की मूल निवासी या जनजाति कौन सी है? तो यहाँ की मूल निवासी या मूल जनजाति मेइते जनजाति है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह व राज्यपाल कौन है बेटा? कौन है बच्चों? नज़मा हेपतुल्ला। और यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति जिसके ऊपर अक्सर MPPSC क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जाति कौन सी है? नागा व कुकी जनजाति। कौन सा है? नागा एंड कुकी जनजाति। यह कहाँ पर निवास करती है? तो यह मणिपुर में निवास करती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं जिनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से आता है केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है? संगे। इसके अलावा मणिपुर को, किसको बच्चों? मणिपुर को पूर्व का स्विट्जरलैंड तथा भारत का आभूषण भी कहा जाता है। और यह किस लिए कहा जाता है? यहाँ की अपनी विविध वनस्पतियों व जीव जंतुओं के कारण मणिपुर को पूर्व का स्विट्जरलैंड एवं भारत का आभूषण भी कहा जाता है। इसके अलावा मणिपुर में लोकटक झील, राजकीय अजायब घर, डूको घाटी, खोंगजोम वार मेमोरियल, खोंगापत उद्यान आदि प्रमुख हैं। यहाँ पर आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि खोंगजोम वार मेमोरियल है, तो यहाँ पर खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यह भी याद रखना है कि यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? खोंगजोम दिवस। इसके अलावा लाई हरोवा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है जो मनाया जाता है। एवं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि पौधों के लिए क्लिनिक खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पौधों के लिए क्लिनिक खोलने वाला पहला राज्य भी कौन सा है बच्चों? मणिपुर है। तो हमने इतने सारे क्वेश्चन थे जो मणिपुर से रिलेटेड थे, जो बनने की संभावना है, हमने उन सभी को भी कवर अप कर लिया है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए कितने रुपए का? तो आपको याद रखना है कि 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हुई कमेटी ने फैसला लिया है। इस 12,450 करोड़ रुपए में वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया है और 25,000 करोड़ रुपए का निवेश भी इसमें शामिल है। कुल राशि में से 3,475 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में जारी किए जाएंगे और बचे हुए शेष राशि जो रहेगी वह अगले 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर में प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से एक और फैक्ट बनता है कि विलय की जो प्रक्रिया बंद हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मंत्रिमंडल ने इन 3 कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। कौन कौन सी 3 कंपनियां? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। इन तीनों को मिलाकर मर्ज कर एक कंपनी बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसको भी इन्होंने समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। और इस साल की शुरुआत में मीडिया ने यह बताया था कि 3 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ UIICL, OICL और NICL को मिलाकर एक कंपनी बना दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमा कंपनी में मिला दिया जाएगा, लेकिन यह सब कैंसिल हो गया है। हम अगले प्रश्न की चर्चा करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रा फंड को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पर यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 लाख करोड़ रुपए। जैसा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4 अहम फैसले लिए गए थे, जिसमें PM गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक बढ़ाया जाना भी शामिल है। जैसा कि हाल ही में क्वेश्चन एक और बनता है इससे रिलेटेड कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो विस्तार है वो कब तक के लिए कर दिया गया है? तो इसका विस्तार भी नवंबर तक के लिए कर दिया गया है। इसके साथ ही कारोबारियों और कर्मचारियों के लिए 24% EPF सहायता को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा जिन कंपनियों में 100 से अधिक काम करने वाले कर्मचारी हैं तथा इनमें 90% लोग 15,000 रुपये से कम कमाते हैं,
उनके लिए यह सब पूरी बातें हैं। और ऐसी कंपनियों में कंपनी की तरफ से ईपीएफ मार्च से अगस्त 2020 तक और दिया जाना चाहिए। दरअसल मई 2020 में वित्त मंत्री, अब हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण ने ही इसका ऐलान किया था। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर भी बांटे जाएंगे। इस योजना के तहत पहले भी फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किए जा रहे थे, लेकिन अब आगे भी एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाना जारी रहेगा। यह सब बातें इससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इन सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं, वे सभी ऑयल कंपनियां ईएमआई डिफरेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक भी बढ़ाएंगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस मंत्रालय ने मंगोलियन, कौन सा प्रश्न है बच्चों कि किस मंत्रालय ने मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों के पुनर्मुद्रण की परियोजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस मंत्रालय ने कंजूर पांडुलिपियों के पुनर्मुद्रण की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। जैसा संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत मंगोलियन, कौन सा है, मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों के 108 खंडों के, कितने बच्चों, 108 खंडों के पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की है। और मंगोलियाई कंजूर मंगोलिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ समझे जाते हैं। देखा जाए तो यह मंगोलिया का धार्मिक ग्रंथ भी है। और इस मिशन के तहत 5 खंडों का पहला सेट कब, तो 5 खंडों का पहला सेट 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा अर्थात धर्म चक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट किया गया है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल करके आता है कि धम्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, धम्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाई गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब से, तो भारत सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत की थी। आपको यह भी याद रखना है कि कब की थी, तो 2003 में इस मिशन की शुरुआत की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य पांडुलिपियों में निहित जानकारी का प्रलेखन, संरक्षण और संप्रेषण करना है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का मेडल या तमगा हाल ही में प्रदान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, गोल्डन बर्ड विंग। जैसे कि हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन बर्ड विंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन बर्ड विंग का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है, तो यह भी याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइडस आइकस। क्या नाम है दोस्तों, ट्राइडस आइकस इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका, ये जो अपने को गोल्डन बर्ड विंग तितली मिली है इसका। इसके अलावा मादा गोल्डन बर्ड विंग को उत्तराखंड के दीदी हाट में, जबकि नर गोल्डन बर्ड विंग मेघालय के शिलोंग में वानखर तितली संग्रहालय में। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्या बन सकते हैं कि दीदी हाट कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। इसके अलावा वानखर तितली संग्रहालय कहाँ पर है, तो यह मेघालय में है, यहाँ पर खोजा गया है। और इन तितली के पंखों की लंबाई कितनी होती है, तो इन तितली के पंखों की लंबाई लगभग 194 मिलीमीटर होती है। यह पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में पाई गई थी। और जबकि नर वाली आपको बताइए कहाँ पर है, शिलोंग के वानखर तितली संग्रहालय में, जिसके पंखों की लंबाई कितनी थी, तो 106 मिलीमीटर थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तितली होगी ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कोरोना संकट में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हाल ही में किन टीमों के बीच खेला गया है, तो यह इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि कोरोना संकट में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच कब खेला गया था। आपके इससे जुड़े यहाँ पर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, हम उन सभी को कवर अप करेंगे। पहला तो ये बन रहा है कि पहला इंटरनेशनल मैच कोरोना संकट के दौरान किन टीमों के बीच खेला गया है, तो यह इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया है। यह कब खेला गया है, तो आपको याद रखना है 8 जुलाई 2020 को खेला गया है। इसके अलावा यह मैच किस स्थान पर खेला गया था, तो आपको याद रखना है कि रोज़ बाउल स्टेडियम में खेला गया था, जो कि कहाँ पर है, साउथ टेम्पन में है। कौन सा स्टेडियम, रोज़ बाउल स्टेडियम। यह टेस्ट मैच था। इस कोरोना संकट के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 116 दिनों के बाद खेला गया है और यह मैच 15 मार्च से रुका हुआ था, जो कि अब जाकर हो पाया है। यह मैच 143 साल के इतिहास में पहली बार बगैर दर्शकों के
मैच पूरा खेला गया है और इस ग्राउंड पर इंग्लैंड ने अब तक कोई मैच भी नहीं हारा, यह सबसे बड़ी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो किस राज्य ने सरकारी भूमि की सुरक्षा हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व एआई का उपयोग करने का हाल ही में निर्णय या फैसला लिया है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओडिशा राज्य। हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नज़र रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को हाल ही में लॉन्च किया गया है। भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा गया है, BLUIS, एक जियो टैगेड रिपोजिटरी है जो भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि की निगरानी का कार्य करेगा। और उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। आपको याद रखना है कि पहला राज्य कौन सा है जिसने सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI का इस्तेमाल किया है। तो इसका भी सही आंसर उड़ीसा ही है। अब उड़ीसा से जुड़े और भी फैक्ट हैं जो प्रमुख रूप से सीधे सीधे बनते हैं कि उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, तो भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। अगला प्रश्न क्या है? UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के अपने ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी CEO किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? आपको क्या बताना है कि UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के हाल ही में CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जयंत कृष्णा। जैसा कि जयंत कृष्णा प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO के साथ साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अर्थात NSDC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। इसके अलावा इन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर भी कार्य किया था। अब हम यहाँ पर UK इंडिया बिजनेस काउंसिल अर्थात UKIBC के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है लंदन, और लंदन कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन UK में है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह भी आपको याद रखना है 1993 में स्थापना हुई थी। किसकी? UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की। और इसके संस्थापक थे करन बिलीमोरिया और बोरोन बिलीमोरिया। ठीक है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में मृत्यु भोज पर रोक लगाने का फैसला लिया है? किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगाने का फैसला लिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। क्या आंसर सही होगा? राजस्थान। जैसा कि राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, आपका एक और क्वेश्चन क्या तैयार हो रहा है कि मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत इस फैसले को लिया गया है। अगर आपसे पूछते हैं कि मृत्यु भोज निवारण अधिनियम कब का है, तो यह 1960 का है। गृह विभाग के निर्देश पर DIG क्राइम किशन सहाय ने इस आदेश को जारी किया गया है, जिस आदेश में कहा गया है कि यदि मृत्यु भोज होता है तो स्थानीय पंच, पटवारी और सरपंच को इसकी सूचना कोर्ट में देनी ही होगी। और राजस्थान की राजधानी कहाँ पर? तो हम सभी जानते हैं जयपुर में है, जहाँ पर हवा महल भी है और जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वी नो, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब। और डिप्टी CM कौन है? तो सचिन पायलट हैं। तो यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन 11 जुलाई 2020 का, जिसमें हमने आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे थे उन सभी को कवर अप किया। आई होप कि आपके सारे डाउट भी क्लियर हो होंगे और इससे जुड़े जितने फैक्ट्स हैं हमने उन सभी को भी कवर अप कर लिया। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय या सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।